नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एलएसी विवाद पर चीन ने भारत से कहा है कि वो उकसाने वाली हरकत बंद करे और अपने उन सैनिकों को तत्काल वापस बुलाए जिन्होंने गलत तरीके से वास्तविक नियंत्रण रेखा या एलएसी का उल्लंघन किया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चिनयिंग ने मंगलवार को अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा। उन्होंने साथ ही दावा किया कि चीन ने किसी भी देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। चीन ने अपनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को धमकी दी है। चीन ने कहा है कि अगर भारत चीन के साथ उलझता है तो वो भारत को 1962 से भी बड़ा झटका देगा। चीन ने कहा है कि उसके पास भारत से कहीं अधिक उपकरण और क्षमता है। भारत को इस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि उसको अमेरिका का समर्थन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को रिहा करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि एनएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है और उन्हें रिहा किया जाए। सरकार ने उन्हें नागरिकता कानून के खिलाफ भाषण देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत जेल में बंद कर दिया था। करीब 1 पखवाड़े पहले ही एनएसए के तहत उनकी जेल की अवधि फिर से बढ़ा दी गई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। मंगलवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका सोमवार को निधन हो गया था। वे 84 वर्ष के थे। सरकार ने उनके सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार भारत के भविष्य को जोखिम में डाल रही है। राहुल ने कहा कि उनका अहंकार उन्हें जेईई और नीट के उम्मीदवारों की वास्तविक चिंताओं के अलावा एसएससी और अन्य परीक्षार्थियों की मांगों की अनदेखी करवा रहा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि नौकरी दीजिए, खाली नारे नहीं। फेसबुक की बीजेपी के साथ साठगांठ को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर फेसबुक और व्हाट्सएप के हमले को पूरी तरह से उजागर किया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के मामलों में किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मामले में तुरंत जांच करनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर तुरंत दंडित किया जाना चाहिए। बता दें, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में दावा किया है कि कांग्रेस की हार पर भारत में फेसबुक के शीर्ष पदाधिकारी आंखी दास ने मोदी की जमकर तारीफ की थी। इसके अलावा फेसबुक पर बीजेपी नेताओं के नफरती पोस्ट नहीं हटाने का भी आरोप है। फेसबुक पर लग रहे आरोपों के बीच इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट में बताया है कि फेसबुक ने बीजेपी द्वारा चिन्हित किए गए 44 पेज में से 14 को हटा दिया है। ये सभी पेज बीजेपी का विरोध करने वाले थे। इनमें मुख्यतः भीम आर्मी, वी हेट बीजेपी जैसे पेज थे। इसके अलावा 17 ऐसे पेज भी हैं जिनको फेसबुक ने पहले डिलीट कर दिया था, लेकिन बीजेपी के कहने पर फिर से एक्टिव कर दिया है। और फेसबुक ने बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को यह भी कहा है कि पेज ये गलती से हटा दिए गए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों और संक्रमण के खतरे के बीच मंगलवार से जेईई मुख्य परीक्षा शुरू हो गई। इसको लेकर विवाद भी हुआ था और परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के अलावा राज्यों ने भी अदालत का रुख किया था। मंगलवार से शुरू होने वाली परीक्षा 6 सितंबर तक चलेगी। पिंजरा तोड़ संस्था की एक सदस्य देवांगना कलिता को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी है। हालांकि कलिता पर यूएपीए के तहत भी एक मामला दर्ज है, इसलिए वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल में घमासान मचा हुआ है। पिछले कई दिनों में आरजेडी के 6 एमएलए और 5 एमएलसी पार्टी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम चुके हैं। मंगलवार को एक और विधायक छोड़ने के साथ ही आरजेडी के साथ छोड़ने वाले विधायकों की संख्या 7 हो गई है। मंगलवार को तेघड़ा विधानसभा से आरजेडी विधायक वीरेंद्र कुमार ने जदयू का दामन थाम लिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक व्हाट्सएप चैट से नया मोड़ आ गया है। ये व्हाट्सएप चैट सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के बीच है। इसमें उनके इलाज और दवाइयों के बारे में दोनों चैट कर रहे थे। इस नए व्हाट्सएप चैट के सामने आने से पता चलता है कि सुशांत का परिवार उनकी बीमारी और उनके डिप्रेशन के बारे में जानता था। अब तक उनका परिवार सुशांत की ऐसी किसी बीमारी की जानकारी होने से इनकार करता रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये चैट सुशांत की मौत से 6 दिन पहले की है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक लोन देने में छूट की अवधि 2 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। इस दौरान ब्याज पर ब्याज न लगाने के सवाल पर केंद्र सरकार का कहना था कि केंद्र आरबीआई और बैंकर एसोसिएशन को मिलकर बैठक करके इसका समाधान निकालेंगे। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। उन्हें एजीआर बकाया चुकाने के लिए 10 साल का वक्त मिल गया है। ये खासकर वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल के लिए काफ़ी राहत की बात है। बता दें, वोडाफोन, आइडिया और भारतीय एयरटेल ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए 15 साल का समय मांगा था। अभी तक 15 टेलीकॉम कंपनियों ने सिर्फ 30,254 करोड़ रुपए चुकाए हैं, जबकि कुल बकाया 1.69 लाख करोड़ रुपए का है।
मालूम हो कि AGR संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीकॉम कंपनियों से लिए जाने वाला यूजेज और लाइसेंसिंग फीस है। इसके दो हिस्से होते हैं, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज और लाइसेंसिंग फीस, जो क्रमशः 3 से 5% और 8% होता है। यूपी में अनलॉक 4 की स्थितियों की समीक्षा करते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने अब शनिवार और रविवार की जगह सिर्फ रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे। प्रदेश में बाजारों की साप्ताहिक बंदी सिर्फ रविवार के दिन कराई जाएगी। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 36,94,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 65,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 7,89,000 से ज्यादा हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,55,00,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या भी 8,51,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल 1,79,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 60,31,000 के पार हो गया और कुल मृतकों की संख्या 1,83,000 से ज्यादा हो गई है। ब्राजील में भी 39,08,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं और मृतकों की संख्या भी 1,81,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।